हाफिज़ साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी को बड़ा सराहा जाता है, बड़ा माना जाता है, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि जोड़ी टूट रही है, कुछ डगमगा रही है, तो कुछ क्या कहेंगे? देखिए, अभी इसका फैसला तो हो जाएगा, क्योंकि एक तो 4 बजे, मेरा ख्याल 3 बजे उन्होंने ऐलान करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब ने न्यूजीलैंड के लिए T20 मैचों की जो सीरीज़ है उसकी टीम का ऐलान करना है। एक तजवीज़ ये आई थी कि बाबर आजम और रिजवान को आराम दे दिया जाए और नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, जिस पर मेरा ख़्याल है कि कुछ बहुत ज़्यादा इत्तफ़ाक़ राय हुआ नहीं है और उनको टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर वो टीम का हिस्सा होते हैं तो फिर तो इम्कान यही है कि वो दोनों, उनकी जोड़ी बरकरार रहेगी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर बचता क्या है, हम हर उस चीज़ को जो कि अच्छी चल रही होती है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास अगर एक दलील ये भी है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमने खिलाड़ियों को मौका दिया और वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप कभी तजर्बा ही नहीं करेंगे। इस वक्त इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका में खेल रही है, आप उठा के देखें, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इंडिया में खेली, वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद उनके टॉप क्रिकेटर उस टीम का हिस्सा नहीं थे। इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका में खेल रही है, अपनी T20 मैचों की सीरीज़ उन्होंने 3 की मुकम्मल की है, 1-1 से बराबर हुई है, एक मैच बारिश की वजह से हो नहीं पाया। अब वो वनडे मैचों की सीरीज़ खेल रहे हैं, जहाँ पर आज मेरा ख्याल दूसरा मैच खेला जाना है, वहाँ पर भी उनके टॉप क्रिकेटर्स टीम का हिस्सा नहीं हैं। तो आपको नौजवान खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, उनको इस काबिल बनाने के लिए आपको उनको मौके देना पड़ते हैं। अब फिर आप बैठकर अपने सीनियर क्रिकेटर से बात करते हैं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हमारे पास ये खिलाड़ी मौजूद हैं, हम आपका बैटिंग ऑर्डर इस तरीके से उसके साथ कुछ खेलना चाह रहे हैं, तो आप अगर नंबर 3 पर खेल रहे हैं, दोनों में से एक को हम ओपनर ले आते हैं। तो ये बातें करने के साथ खिलाड़ियों को एतमाद में लेके फिर होती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपकी स्टेबिलिटी हो। जब तक आपका इस्तेहकाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर नहीं होगा, आपके लिए ऐसे फैसले करना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जिन खिलाड़ियों के साथ आप बात कर रहे हैं वो भी ये सोचेंगे, यार पता नहीं कल इसने चेयरमैन ने होना है या नहीं होना, कल ये चीफ सेलेक्टर होगा या नहीं होगा, कल ये टीम डायरेक्टर होगा या नहीं होगा। और फिर अगर आपकी ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा लोगों के जहन में खदशात होते हैं तो फिर इस किस्म के फ़ैसलों को करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब अगर आप गुज़िश्ता चंद बरसों की कारकर्दगी देखते हैं T20 क्रिकेट में, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाबर और रिजवान दोनों के ओपनिंग पेयर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए कामयाबियां भी हासिल की हैं, पाकिस्तान नाकाम भी हुआ है, लेकिन उन दोनों ने ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में और टीम के नताइज के एतबार से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन जब आपने आगे बढ़ना होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप नौजवान खिलाड़ियों को मौके देने की बात करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रहना पड़ता है, क्योंकि ये कोई दलील नहीं है कि एक सीरीज़ में आपने अगर मौका दिया और वो कामयाब नहीं हुए तो आप दोबारा उनके साथ जाएंगे नहीं। फिर आपको ये नताइज आपको कबूल करना पड़ते हैं, टीमें बनाने के लिए आपको क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है। क्या बाबर के हवाले से या रिजवान के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये वाली तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखता है? ये कहना ज़रा मुश्किल है कि रखता है। इनके ऊपर दबाव जब आएगा तो इनके बस में नहीं होगा, और ये उसके लिए सबसे पहले इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी चीज़ें इधर से उधर डगमगाती रहेंगी। बुनियादी तौर पर बाबर और रिजवान के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप 2024 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो अगर आपके पास मुतबादल मौजूद होने चाहिए कि हम इन खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में बेहतर खेल सकते हैं। और फिर जब आप उनको एक मरतबा शामिल कर दें, फिर एक सीरीज़ के या एक मैच के नतीजे के ऊपर आप उनको वापस नहीं निकाल सकते। फिर आप उनको रन दें लंबा, वो दौड़ें, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलें। रमीज़ राजा आजकल ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड करें, तो आप इस बात में क्या कहेंगे, मतलब क्या चल रहा है ये? देखिए, ये भी उसी से जुड़ी हुई चीज़ है ना। जब बाबर के हवाले से कोई बात होती है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मद्दाह हैं, जो उनके परस्तार हैं, जब वो बाबर के हवाले से कोई बात करते हैं कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए और बाबर आजम के बग़ैर पाकिस्तान की टीम उनको अच्छी नहीं लगती है, या बाबर आजम ही पाकिस्तान के कप्तान अच्छे लगते हैं, तो ये खिलाड़ी आते जाते रहते हैं। हनीफ मोहम्मद साहब से अगर आप शुरू हो जाएं, 1952 में इम्तियाज़ अहमद आए चले गए, फजल महमूद आए चले गए, AH कारदार आए चले गए, ठीक है जी, आसिफ इकबाल आए चले गए, मुश्ताक मोहम्मद आए चले गए, माजिद खान आए चले गए, मोहसिन खान आए चले गए, मुदस्सर नज़र आए चले गए, जावेद मियाँदाद आए चले गए, इमरान खान आए चले गए, सरफराज नवाज़ आए चले गए, अब्दुल कादिर आए चले गए, ठीक है जी, सलीम मलिक आए चले गए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद आए चले गए, सईद अनवर आमिर सोहेल आए चले गए, मोहम्मद यूसुफ इंज़मामुल हक़ आए चले गए, यूनुस खान आए चले गए, ठीक है जी, शुएब अख्तर आए चले गए, ठीक है जी, वसीम अकरम, वकार यूनुस आए चले गए, मोहम्मद आसिफ आमिर आए चले गए। पाकिस्तान के पास एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की जो आए और चले गए। क्रिकेट चलती रहती है और दुनिया भर में ऐसे ही होता है, लोग आते हैं जाते हैं और लोगों के मुतबादल आते हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही जगह पर जम के खड़े हो जाए, नहीं बस यही है जी, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो रमीज़ राजा साहब के जो ख्यालात थे जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे उस वक्त कुछ और थे और आज कुछ और है। कुछ और है। मतलब जो उन्होंने काम किए थे वो आज की उनकी गुफ्तगू से ज़रा मुताबिकत नहीं रखते। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, 1992 की वर्ल्ड कप की फातह टीम के एक अहम रुकन थे। वो उस टीम का हिस्सा थे जो पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीती, तो वो उसमें एक अहम किरदार था उनका। आज लेकिन जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने तो उनके जो करीबी साथी जिन्होंने आज से कोई 20 साल पहले उनके साथ काम किया था वो भी उनके चेयरमैन बनने के बाद जो इक़दाम उन्होंने किए उससे कोई बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आते हैं। तो रमीज़ राजा भी इसीलिए ट्रेंड कर रहे हैं, इसीलिए लोग उनकी पुरानी वीडियोज़ निकाल रहे हैं कि उन्होंने कहा था बाबर के अलावा तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, बाबर के अलावा तो ज़िंदगी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कीबोर्ड के ज़रिए कीबोर्ड के ज़रिए जिनको चलाया जाता है। पुरानी चीज़ें लाई जाती हैं, अगर किसी की आप हिमायत कर रहे हैं तो आप उसके उसी हिसाब से जो बयानियाँ हैं वो डिजिटल के ज़रिए आप उसको सामने लाते हैं। अगर आप किसी की मुखालफत करते हैं तो आप उसकी पुरानी चीज़ें वैसे ही अंदाज में लाते हैं जिससे उसको हदफ बनाया जा सके, जिसकी उसकी शोहरत को या उसकी हैसियत को, इन शख्सियत को नुकसान पहुँचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए रमीज़ साहब भी इसी वजह से ट्रेंड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि टेक्निक भी पाकिस्तान की ठीक नहीं है। रमीज़ राजा पाकिस्तान की क्रिकेट टेस्ट टीम को क्यों कर रहे हैं तनकीद, आप बता इस बारे में क्या इसलिए देख वही बात है ना जो अभी हम कर रहे थे कि जब वो चेयरमैन बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग का इनेकाद किया, उनके दौर में हुआ। उसको क्रिकेट के हलकों में बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया कि लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में कि जब आप अपनी बेस को, बुनियाद को ठीक करना चाहते हैं तो आपको तवील दौरानिये की क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा, और जब तक आप तवील दौरानिये की क्रिकेट नहीं खेलेंगे उस वक्त तक आपकी बुनियाद मजबूत नहीं हो सकेगी। आज जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट और आप टेक्निकली साउंड नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं रमीज़ साहब तो वो टेक्निक की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटेंट और टेक्निक में मसला है। जब टेस्ट मैच क्रिकेट की बात हो रही है तो वो तो आपकी तवील दौरानिये की क्रिकेट से आती है। उन्होंने उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, उन्होंने शॉर्टर फॉर्मेट को अहमियत दी और उसकी एक लीग करवा दी जिसके ऊपर एक बहुत सरमाया पाकिस्तान का ख़र्च हुआ। और यही वजह है कि आज उनको वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती पाकिस्तान की टीम में। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको स्टेबिलिटी वाले काम करना पड़ते हैं, और वो ये तवील मुद्दती मंसूबे होते हैं जिस पर आपको लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है और एक बेहतर माहौल तैयार करना पड़ता है, एक अच्छा पाथवे देना पड़ता है। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं पाथवे से, तो पाथवे देने में वो उस हद तक कामयाब नहीं हो पाए जिसकी ज़रूरत थी। आज वो इसीलिए जब पाकिस्तान की टीम 100 रन भी नहीं कर पाएगी टेस्ट मैच में तो फिर तनकीद तो होगी, फिर उनको भी करना पड़ेगी, क्योंकि फिर वो कमेंट्री भी करते हैं, फिर वो डिजिटल भी अपना उनका है वहाँ पर भी गुफ्तगू करते हैं, फिर साबिक क्रिकेटर भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपको नज़र आ रहा होता है वो आपको करना पड़ता है। और लोग पाकिस्तान में यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी, जब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम खेल रही है तो दुनिया के जो दीगर मुल्कों के क्रिकेटर्स वहाँ पर कमेंट्री के लिए मौजूद हैं वो भी इसी अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। ठीक है, रमीज़ साहब ने अब अगर कहा है, लेकिन उन्हें ये बताना ज़रूर चाहिए फिर कि वैसे उन्होंने क्या बताना है, क्योंकि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने जब इंडिया को अंडर-19 में हराया तो उस वक्त एक और मुहिम शुरू हुई कि ये सारे का सारा PGL का इसमें बहुत अहम किरदार है, लेकिन उससे 1-2 दिन बाद ही पाकिस्तान की टीम मुत्तहिदा अरब अमारात के अंडर-19 टीम से हार गई। अगर आपने इंडिया के ख़िलाफ़ फ़तह का क्रेडिट लेना है तो फिर आप UAE के ख़िलाफ़ शिकस्त की ज़िम्मेदारी भी कबूल करें, फिर आप श्रीलंका के ख़िलाफ़ शिकस्त की ज़िम्मेदारी भी कबूल करें। तो ये जो आप समझते हैं ना कि आपको जो नुमाइशी चीज़ें हैं जो नज़र आने वाली हैं, सामने नज़र आती हैं, उनको बुनियाद बनाकर हम उस फ़्लो में चले जाते हैं, वो जो पॉपुलर ओपिनियन होता है उसकी तरफ निकल जाते हैं, तो हकीकत से तवज्जो हट जाती है। हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते हैं जो बुनियादी तौर पर जिनका गहरा ताल्लुक़ होता है खेल के साथ, खिलाड़ियों के साथ, उसके बुनियादी ढांचे के साथ। तो यही वजह है कुछ जो कमी नज़र आती है। रमीज़ राजा साहब से बहुत उम्मीदें थी जब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने, और अगर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में असल मसाइल की तरफ तवज्जो देते और उन पर काम करते तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट को ज़्यादा फ़ायदा होता। उन्होंने आवाज़ बुलंद की जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा नुकसान पहुंचने का ख़दशा था। उन्होंने बड़े मजबूत अंदाज में पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जो बुनियादी ढांचे के हवाले से काम थे उन पर माजरत के साथ कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने वो ठोस इक़दामात नहीं किए।